नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? आंसर है काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के आयुक्त कौन थे? तो वो हैं बीपी मंडल। अब देखो अक्सर मिक्स हो जाता है कौन से आयोग के कौन सभापति रहे हैं। पिछड़े वर्ग आयोग के प्रथम सभापति और दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के सभापति कौन थे, इनमें कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक, ए और बी से आप याद रख लो। बी सेकंड नंबर पे आता है, यानी दूसरे सभापति का नाम होगा बी से बीपी मंडल, और ए पहले आता है तो ए के सभापति का नाम होगा काका कालेलकर। अब काका कालेलकर क ख ग घ में क पहले आता है, तो इसलिए पहले पिछड़े वर्ग आयोग के सभापति कौन होंगे? काका कालेलकर। और जब बीपी मंडल का नाम आएगा तो यानी सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है। तो आई होप अब आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कौन से सभापति कौन से पिछड़े वर्ग आयोग के रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1956 में, और इसमें 2005 के संशोधन के उपरांत पुत्रियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का हक दिया गया था। और ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी जन्मजात होते हैं, ये किसका कथन है? या अपराधी के शारीरिक बनावट के आधार पर आप बोल सकते हो कि ये अपराधी है, उसकी आंखों की बनावट, नाक की बनावट, माथा का चौड़ा होना, कान बड़े होना, ये सारी चीज़ें, इन सब के बारे में विश्लेषण करना, स्टडी करना और इसको बोलना कि हाँ अपराधी जन्मजात होते हैं, मतलब पैदाइशी उनकी बनावट ऐसी होती है जिससे आप बता सकते हो कि ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ये कथन या इस बात के सपोर्टर या अपराधी जन्मजात होते हैं, ये कोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपी मर्डॉक ने नातेदारी की कितनी श्रेणियां बताई हैं? तो 3 श्रेणियां उन्होंने बताई हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। उसमें उन्होंने प्राथमिक नातेदार में 8 लोगों को बताया है, और द्वितीयक नातेदारों की संख्या 33 बताई है, और तृतीयक नातेदारों की संख्या उन्होंने 151 बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून किस वर्ष अपने देश में लागू हुआ? तो वो लागू हुआ था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ये आया था 1939 में, आज़ादी से पूर्व, और ये मुख्य रूप से मुस्लिम महिलाओं को तलाक लेने का एक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया था? तो ये आया था 1929 में, शारदा एक्ट भी जिसे बोलते हैं। ये दोनों ही आज़ादी से पूर्व के हैं। देखो ये लिखा है 1929, यानी हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और ये 1929 में आया था बाल विवाह निरोधक अधिनियम, और उससे ठीक 10 साल बाद मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम आया था। शारदा एक्ट कानून के रूप में 1 अप्रैल 1929 में लागू किया गया था। पास हुआ था ये 1929 में, बट लागू पूरे देश में ये 1930 में हुआ, 1 साल बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? तो आरंभ किया गया था 1952 से। और विशेष विवाह अधिनियम ये किस सन में पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में। अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, ईयर वाले हैं। आपको इसमें ईयर याद रखने पड़ेंगे, इसमें समझने लायक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। 1956, 1929, 1939, 1930, 1952, 1954, ये सारे ईयर वाले क्वेश्चन हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये संबंधित है हंटिंगटन से। निम्न में से कौन सा कथन हंटिंगटन द्वारा दिया गया था? 4 कथन दिए गए हैं। समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं। समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं।
समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियाँ करती हैं और समाज के भाग्य का निर्णय सांस्कृतिक परिस्थितियाँ करती हैं। तो जब हम बात करते हैं हंटिंगटन की, तो वो भौगोलिक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इनका मानना है समाज में संस्था, वहाँ का व्यवहार, रीति रिवाज, संस्कृति, ये सारी चीज़ें वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होती हैं। मुख्य आधार क्या है? भौगोलिक परिस्थितियाँ। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो, ये भी कुछ इसी तरह का है कि किसने समाज को भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया? तो यहाँ पे हंटिंगटन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत हंटिंगटन ने दिया था। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, समाजशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे संप्रदाय हैं जो अपने अपने इस हिसाब से, अपने अपने आधार पे समाज में परिवर्तन या समाज के विकास, विनाश, उत्पत्ति आदि को देखते हैं। तो उनमें से ही एक संप्रदाय है भौगोलिक संप्रदाय। और भी संप्रदाय हैं जैसे मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, मनोसमाजशास्त्रीय संप्रदाय, यांत्रिक संप्रदाय या जैव संप्रदाय। तो ऐसे विभिन्न संप्रदाय हैं, उनमें से एक संप्रदाय है भौगोलिक संप्रदाय। और इस संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले विद्वान या विचारक क्या बोलते हैं कि भौगोलिक दशाएं या पर्यावरण के ही आधार पर मानव और उसके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की व्याख्या की जा सकती है। यानी ये लोग जो हैं, ये विद्वान या विचारक जो हैं, भौगोलिक दशाओं या पर्यावरण के आधार पर समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। अब कौन कौन बहुत ज़्यादा मुख्य नाम जो जुड़े हुए हैं भौगोलिक संप्रदाय से, उनमें हैं बोर्डिन, मॉन्टेस्क्यू, बकल, लिप्ले, ब्रूनहेस, हंटिंगटन, जिनके बारे में अभी हमने बात करी, रेज़ले, कुमारी, सैंपल। अब अगर हम बात करें हंटिंगटन की, तो इन्होंने बोला है समाज की सभ्यता की उत्पत्ति, विकास, विनाश वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है। मीन्स ये सिर्फ एक ही चीज़ को ध्यान देते हैं, एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियाँ ही डिसाइड करेंगी समाज की स्थिति कैसी होगी। हंटिंगटन का विचार था कि भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता पर पड़ता है, उसकी कार्यकुशलता पे पड़ता है। अगर भौगोलिक परिस्थितियाँ अच्छी हैं तो वहाँ की सभ्यता, वहाँ का समाज विकसित होगा, और अच्छी नहीं है भौगोलिक परिस्थितियाँ किसी भी क्षेत्र की, तो वहाँ की सभ्यता का विकास या वहाँ का उत्थान उतना अच्छे से नहीं होगा। अगर हम बात करें भौगोलिक संप्रदाय की, तो भौगोलिक संप्रदाय के माध्यम से यह निश्चित किया गया है कि सामाजिक संगठन, परिवार के प्रकार, विवाह का स्वरूप, धर्म, परंपरा, प्रथाएं, रीति रिवाज, यहाँ तक कि समाज में अपराध, आत्महत्या, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सारी चीजें, सामाजिक राजनैतिक संस्थाएं, इन सब का जन्म, विकास और पतन सब कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ही होगा। और इसी चीज को सपोर्ट करते हुए हंटिंगटन ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाया है। भौगोलिक संप्रदाय को हम भौगोलिक निश्चयवाद या भौगोलिकवाद या भौगोलिक संप्रदाय जैसे नामों से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपको पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सिलेबस वाइज डिटेल्ड में स्टडी करनी है, तो आप हमारे चैनल के कोर्स पे जाके टिक करो और वहाँ पे आपको कंप्लीट पीजीटी सोशियोलॉजी का कोर्स अवेलेबल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे जाके 57 लेक्चर्स हैं, आप उसको देख सकते हो। आपको एक एक टॉपिक के बारे में सिलेबस वाइज डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।